नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ढूंढा मैथ क्लासेज पर। आज इस चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम। उस नई शुरुआत के बारे में आपको पता है, मैंने पहले ही जो डेमो क्लास थी उसमें आपको सबको बताया था कि इस चैनल पर 4 क्लासें होने वाली है। वो चारों क्लासें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम दूसरी क्लास की बात कर रहे हैं। जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्टूडेंट है कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है, वो हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो क्लास 5 और 8वीं क्लास में, या तो वो विद्यार्थी जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 6ठी क्लास में, या जो 8वीं में पढ़ रहे हैं और 9वीं क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए यह क्लास 100% क्या 101% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह क्लास एक भी सिंगल क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना है। इसमें जाने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में भाई साहब पर्सन होते हैं कितने, 100। कितने पर्सन आते हैं, 100% आते हैं। चाहे वो क्लास 5 के लिए दे रहा हो या क्लास 8 के बाद दे रहा हो। इस 100 क्वेश्चनों की 3 कैटेगरी इन्होंने बांट रखी है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आएगा रीजनिंग, जो कि हम बोल सकते हैं मानसिक योग्यता के आधार पर और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी और ऐसे भी आएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो मैथ्स आती है, और तीसरी हम बात करें तो हिंदी आती है, लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। अब पूछे हुए आपकी 100 में से कितने रीजनिंग के आ रहे हैं, कितने मैथ्स के आ रहे हैं और कितने हिंदी के आ रहे हैं। तो आपको 50 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके जो पेपर है उसका पैटर्न रहेगा। अप्रैल के आसपास आपकी एग्ज़ाम होती है और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आपका पेपर आएगा। अब इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, कितने क्वेश्चनों का मैटर मिलेगा, आपके उससे कितने नंबर आ सकते हैं। आपको रीजनिंग प्लस मैथ दोनों के जो 75 क्वेश्चन हैं, दोनों कितने क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन है। इन 75 क्वेश्चनों की मैं तैयारी ढूंढा मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पूरी तैयारी कराऊंगा। इन 75 क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से कवर करेंगे कि 75 में से 75 यानी कि एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करके आएंगे। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ता है वो लास्ट तक हमारे साथ रहता है, उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम देके आता है तो उसके 75 क्वेश्चन 100% सही होंगे। वो किस प्रकार से होंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको सब पता चल जाएगा। अब इतनी बात के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ, दो सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, मैथमेटिक्स की। हम आज से जो पहली क्लास अपने पार्ट फर्स्ट है उसमें हम बात करेंगे गणित की। उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको संख्या पद्धति को एक आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति क्या होती है, इसमें हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रकार की संख्या होती है अपने सिलेबस में जो दे रखी है उन संख्याओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें यह पता नहीं है कि संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ, संख्या कैसे बनती है, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो संख्या से पहले हम बात करेंगे जो कि मैथ या अंक गणित की सबसे छोटी इकाई है। इसी चीज़ से अंक गणित बनी हुई है, अंक या डिजिट, अंक या डिजिट। अंक क्या है,
आप सभी ने गिनती याद की है, कक्षा 5 के हो चाहे कक्षा 8 के हो, सबको गिनती की पहली लाइन सभी को याद होगी। और आप मेरे साथ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी सिंगल है वो सभी क्या है, अंक है, और डबल होते ही क्या हो गई, संख्या हो गई। और इससे पहले भी एक चीज़ आती है सुनने। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी चीज़ आपके पास सिंगल है वो अंक है, और डबल होते ही समूह बन जाता है, और समूह क्या होता है, संख्या होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अपने क्या है, अंक गणित के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंक है। इन अंकों ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इन अंकों ने अंक गणित का निर्माण कर दिया। इन सभी से क्या बनी हुई है, अंक गणित बनी हुई है। आप मार्केट में देखे होंगे या आपने नवोदय की किताब देखी होगी, इतने मोटी मोटी या इससे भी मोटे मोटे आपने किताबें देखी होगी। वो जितने भी अंक गणित के चैप्टर हैं उनमें आपको यही अंक देखने को मिलते हैं। इन्हीं अंकों से उनका निर्माण हुआ है। अब मैं बात करता हूँ अंक। गणित के अंदर कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? कुल अंकों की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि गणित के अंदर अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? 10 हो गए। ये अंक तो आपको पता है, आपने जब भी पहली क्लास में पहली बार गिनती पढ़ी थी तो आप 1 से गिनती स्टार्ट करते थे और 9 के बाद 10 आता था, लेकिन 10 में क्या हो गया, डबल हो गया। और मैंने बोला था जब भी सिंगल की बात करेंगे तो अंक होगा, और अगर डबल या समूह के रूप में आ रही है अंक तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्याएं कहेंगे। यहाँ तक अंक की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ संख्या की। किसकी बात करूँगा? संख्या की, नंबर्स की। नंबर की हम बात करें तो अगर समूह में अंक आ रहे हैं या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। जैसे कि 10, जैसे कि 26, कुछ भी लिख दो, ये सब क्या है, संख्या है। क्या है? संख्या है। ये सब क्या कहलाएंगे, नंबर्स कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। हमने यहाँ तक की बात करें तो संख्या पद्धति में हमने पहले देखा कि बिल्कुल 0 से हम पढ़ते जा रहे हैं कि अंक या डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। यानी कि गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। इन 10 अंकों ने क्या किया, मिल मिलकर एक साथ जुड़ कर पूरी अंक गणित का निर्माण कर दिया। अगर आप भी समूह में रहोगे तो आप भी किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हो, और अलग अलग होने पर वह अलग अलग ही रह जाते हैं। अब गणित में कुल अंकों की संख्या 10 हो गई। अगर 2 अंक या वो 2 या 2 से अधिक अंक समूह के रूप में आ रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब संख्याएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम आपके सिलेबस में तो केवल 1 प्रकार की दे रखी है, लेकिन हम बेसिकली 2 प्रकार की संख्याओं की मैं बात करता हूँ। आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गणित में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले अंक आया, उसके बाद संख्या बनी, और संख्या कितने प्रकार की होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो प्यारे विद्यार्थियों, संख्या 2 प्रकार की हुई। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या।
एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। संख्याएं प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझो और एक एक चीज को लिखते चलना है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। एक सम्मिश्र संख्या और होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, यह भी आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। हम केवल बात करेंगे किसकी, वास्तविक संख्या की, रियल नंबर की। इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग लगाइए वास्तविक संख्या। क्या लगाइए, वास्तविक संख्या। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। अगर इसमें आपको थोड़े थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको परिभाषाएं याद करनी है, उनको समझना है। इसके आगे आपको कैलकुलेशन का पार्ट मिलेगा, जो मैं एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से प्यार से समझाते हुए आपके माइंड में सेट करूँगा। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या कहलाती है, या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। कहते हैं नहीं, कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब इसमें आपको दो शब्द देखने को मिल रहे होंगे, एक तो वर्ग और एक धनात्मक। अगर किसी संख्या के आगे, प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो या प्लस का चिन्ह हो, यदि किसी संख्या के आगे या तो कोई चिन्ह नहीं दे रखा है या किसका दे रखा है, पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह दे रखा हो, तो वह संख्या धनात्मक होती है, वह परिणाम धनात्मक होता है। और अगर किसी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर चिन्ह नहीं दे रखा हो, अगर प्लस का चिन्ह दे रखा हो, तो ये दोनों कंडीशनों में तो संख्या प्लस की होगी या धनात्मक होगी, और अगर माइनस चिन्ह दे रखा है तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब इस परिभाषा के अनुसार हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ले लिया -4 और एक शब्द और है वर्ग। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपसे बोले कि भाई किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा, ये कोई संख्या है, यह कोई संख्या है, यह कोई संख्या है, इसका मुझे वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं, संख्या की घात कितनी, 2। इसका मतलब है कि उसी संख्या को कितने बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा कर दो। वर्ग का मतलब यही होता है कि उस संख्या का 2 बार गुणा। अगर बोले कि 2 का वर्ग कीजिए तो उस 2 को 2 बार गुणा कर दिए, 2 गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 4। 4 का वर्ग कीजिए तो 4 × 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 16। यही क्या होता है, वर्ग होता है। आपको शब्दों से डरने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज़ को मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। संख्या का ऊपर अगर घात 2 लगी हुई है या आपसे बोला कि वर्ग कीजिए, तो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। अगर आपसे बोला जाए 2 का वर्ग कीजिए तो 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 का वर्ग कीजिए तो 4 × 4 कितना हो गया, 16। अगर आपसे बोला चाहिए कि आपकी मम्मी का वर्ग कीजिए तो क्या होगा, मम्मी गुणा मम्मी क्या हो गई, उसका वर्ग हो गया। अगर बोला जाए कि स्वयं का वर्ग कीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे अगर हम बात करें, अगर
आपका नाम कुछ भी हो, आपके नाम को 2 बार गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगर पापा के वर्ग के लिए बोला जाए तो पापा इंटू पापा क्या हो जाएगा, पापा स्क्वायर हो जाएगा। उस संख्या को जिसके वर्ग के लिए बोला जाए उस संख्या को 2 बार गुणा कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वो बोल रहा है कि आप बताइए कि क्या -4 एक वास्तविक संख्या है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, परिभाषा पे जाऊंगा कि वह संख्या जिनका वर्ग करने पर परिणाम यानी जो आंसर आए वो धनात्मक प्राप्त हो तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस संख्या का मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। और वर्ग का मतलब जानता हूँ, संख्या ऊपर आती है इतनी 2, तो इसका मतलब होता है संख्या को 2 बार गुणा करना। और एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके डाउटों को हल किया जाता है, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है। अब देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गुणा के लिए, कई लाखों विद्यार्थियों को ये चीज़ नहीं आती, आपको क्या बड़े बड़े विद्यार्थियों को नहीं आती। अगर आप प्लस की संख्या को गुणा प्लस से कर रहे हैं तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एक माइनस की है और दूसरी माइनस की है तो भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। एक माइनस की है दूसरी प्लस की है तो आंसर माइनस में आएगा, और इधर प्लस है और इधर माइनस तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये रोल है गुणा के लिए। अगर चिन्ह समान है दोनों संख्याओं का आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। अगर चिन्ह समान है प्यारे विद्यार्थियों तो आंसर प्लस में आएगा, हमेशा आंसर धनात्मक होगा। और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आएगा, माइनस आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये नोट करके आपकी कॉपी के साइड में बॉक्स में बना लेना है। क्या मैं आपको नोट्स में ये दे रहा हूँ, आप वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। तो देखो प्लस का गुणा अगर प्लस की संख्या से करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों के चिन्ह अलग है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। सीधी सी चीज़ देखनी है, अगर दोनों के चिन्ह समान है तो आंसर प्लस, और दोनों के चिन्ह अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है, समान। मुझे कुछ नहीं आता, 4 × 4 कितना होगा, 16। चिन्ह समान, आंसर किस में आएगा, धनात्मक। तो चिन्ह धनात्मक होने का मतलब किस, परिणाम धनात्मक होने का मतलब ये क्या है, संख्या वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उस एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे। वो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, √3। इसको चेक करेंगे तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उसका मतलब होता है पावर 1/3। या एक चीज़ आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, उसे भी मैं आपको समझा दूंगा कि अगर किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल का साइन लगा हुआ हो, चिन्ह लगा हुआ हो, इस चिन्ह को बोलते हैं वर्गमूल या अंडर-रूट। अगर दोनों संख्याओं के ऊपर अंडर-रूट है, वर्गमूल लगा हुआ है और अंदर की संख्या समान है, अंदर की संख्या समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो आंसर हमेशा वह संख्या ही आती है। यानी कि √3 × √3 करेंगे तो 3 आएगा, √5 गुणा √5 करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि अगर संख्या समान है और अंडर लगा हुआ है और हम गुणा कर रहे हैं तो आंसर हमेशा वह संख्या ही आती है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि परिणाम 3 आ रहा है और धनात्मक आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गई। ये भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे एग्जाम्पल की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ सीखा जाएगा आपको। वह एग्जाम्पल -√-5, इसकी बात करेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब है √5 गुणा -√-5।
जब भी संख्याओं को मैंने बोला था अगर अंदर संख्या समान और वर्गमूल लगा हुआ तो आंसर वही आता है। यहाँ पर जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। क्या हो गई, ऋणात्मक परिणाम आ गया। और जब परिणाम ऋणात्मक आ गया तो ये संख्या वास्तविक नहीं रही, क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। लेकिन काल्पनिक संख्या हमारे पास सिलेबस में नहीं दे रखी, लेकिन ये संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या वास्तविक है या काल्पनिक है। यहाँ तक की बात करने के बाद आप को यह पता चल गया कि अंक क्या होता है, संख्या कैसे बनी और संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने देख लिया कि वास्तविक संख्या क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि वास्तविक संख्याओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी संख्याएं आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम देखें कि अपने जो पापा होते हैं उनके ऐसे तो कई भाई होते हैं, जितने भी आपके आसपास में रहते हैं सभी भाई होते हैं, लेकिन मूल रूप से वो कितने भाई हैं, या हम जो बोलते हैं सगे कितने भाई है, खास भाई कितने। ऐसे ही वास्तविक संख्या के अंदर ऐसे तो पूरी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है, लेकिन मुख्य रूप से या खास संख्याएं कौन सी है वास्तविक संख्याओं की, उनकी हम बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या में मुख्य रूप से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर सम्मिलित होती है। आपने कई बार सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपके जो पापा होते हैं उनके ऐसे तो जितने भी आपके आसपास रहते हैं सब उनके बराबर के क्या होते हैं, भाई होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि खास भाई कितने होते हैं, मुख्य रूप से कितने भाई हैं, तो वो अलग होते हैं और ऐसे बाकी भाई भी होते हैं। इसी प्रकार जो वास्तविक संख्या होती है उनमें जितने भी अपने नंबर चलते हैं, जितने भी संख्याएं चलती है, चाहे प्राकृत हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे भाज्य हो, अभाज्य हो, सभी किस में आती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। लेकिन मुख्य रूप से जो वास्तविक संख्याओं में होती है वह परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या सम्मिलित होती है। इसी प्रकार हम आगे की बात करें तो अब हम पहली जो संख्या है जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम हमारे दैनिक जीवन में उसी संख्या का उपयोग करते हैं। आप कहीं भी कोई भी काम करें, किसी को गिनना हो, किसी को सिखाना हो, किसी को नंबर बताना हो, सब में उसी संख्या का उपयोग करते हैं। उन संख्याओं को इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उन संख्याओं का उपयोग करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि खेत में कितने पेड़ लगे हुए हैं, आप उन्हें गिन के आइए, तो आप उसी संख्या का उपयोग करते हैं। हम जितने भी प्रकृति की चीज़ें हैं या हमारी जो आवश्यकता के लिए जो चीज़ें हैं उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का निर्माण का उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें प्रकृति से प्राप्त संख्या भी बताया गया है। क्योंकि हम जो भी प्रकृति की चीज़ें हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग में, जैसे कि हमें किसी मोबाइल नंबर बताना हो या किसी गाड़ी के नंबर देखने हो, तो सभी चीज़ों के लिए हम उसी संख्या का उपयोग करते हैं। इसलिए इन संख्याओं को प्रकृति से प्राप्त संख्याएं कहते हैं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं नंबर फर्स्ट बात करता हूँ
प्राकृत संख्या की, नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्या की। इस संख्या की हम एक साधारण से अगर परिभाषा देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रकृति से प्राप्त संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आपसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए। या मैं इसकी परिभाषा लिखूं कि वह संख्या जो एक से लेकर अनंत तक यानी प्लस अनंत तक लिखी जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है या प्राकृत संख्या कहलाती है। आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, अगर पूछे तो ये परिभाषा बता लेना कि वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ये सभी संख्याएं धनात्मक होती है, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो इन्हीं संख्याओं का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ये संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं शून्य प्राकृत संख्या नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य एक है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, होल नंबर या पूर्णांक संख्या। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य बोला जाए तो 0, 1, धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या नहीं है। कि शून्य न तो धन पूर्णांक है, न तो एक धनात्मक पूर्णांक है, और न ही प्राकृत संख्या है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड परिभाषा की, होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्या। भाई पहले प्राकृत संख्या आ गई, इसके बाद आई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जब प्राकृत संख्या की खोज हुई थी, जब जीरो की खोज नहीं हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। जब हमने प्राकृत संख्या की परिभाषा को देखा था, जब हमारे पास जीरो नहीं था, इसलिए हमने उन्हें बोला कि प्राकृत संख्या या प्रकृति से प्राप्त संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द लगा हुआ है पूर्ण। जब इसके अंदर हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो उन संख्याओं को क्या कह दिए कि पूर्णांक संख्या हो गई। यानी कि जीरो को ऐड करने के बाद यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को लगा दिया जाए तो वह संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और पूर्ण संख्या को पूर्ण होने के बाद हमने क्या बोल दिया उन्हें कि ये क्या हो गई भाई, पूर्ण संख्या हो गई। पहले प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्या के साथ हमने जीरो लगा दिया, तो जीरो को लगाने के बाद वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो उन्हें क्या बोल दिया, पूर्ण संख्याएं बोल दिया। अब यहाँ देखो, वह संख्याएं बिल्कुल सरल परिभाषा, वही शब्द लिखना है, सिर्फ जीरो की एक की जगह जीरो लगा देना है। वह संख्या जो जीरो से प्लस अनंत तक लिखी जाती है, लिखी जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस। पहले विद्यार्थियों, अगर जीरो को हम सम्मिलित कर देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। इसके बाद इसी कैटेगरी की लास्ट जो संख्या है पूर्णांक, आगे आगे चलता रहे और हमें संख्याएं मिलती रही और हम उनके शब्द
या नाम चेंज करते रहे। पहले प्राकृत संख्या रही, उसके बाद 0 मिल गया, 0 को जोड़ दिया तो पूर्ण हो गई, तो उसे पूर्ण संख्या बोल दी। अब उसके बाद हमें माइनस की संख्या और मिल गई, तो हमने इसमें क्या कर दिया कि वह संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिखी जाती है क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं माइनस अनंत डॉट डॉट माइनस का 3 माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत। ये 3 परिभाषाएं मैंने आपको लिखाई है, बिल्कुल सरल परिभाषा है। एक में 1 से लेकर प्लस अनंत तक, दूसरे में 0 से लेकर प्लस अनंत तक, और तीसरे में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन परिभाषाओं को आपको याद करना है। जो मैं पढ़ाऊँ उस क्लास को उसी दिन देखना है और उसी दिन उसका काम कर लेना है और उसे याद कर लेना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो 100% गारंटी के साथ इस विद्यालय में आप पढ़ोगे, आपका एडमिशन होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब हमने आज से स्टार्ट कर दिया है, कल हम इस नंबर सिस्टम को लगभग पूर्ण कर देंगे और आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। रोज़ आपको क्लास मिलेगी और इस नंबर छोटे से चैप्टर है, 2 या 3 दिन में हम एक चैप्टर को कर लेंगे और इसके बाद हम जब हमारी मैथ पूरी हो जाएगी तो हम रीजनिंग की स्टार्ट कर देंगे और मैथ के टेस्ट पेपर हम लगा देंगे। आपका काम यह है कि इस चैनल को आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है जो 5वीं क्लास या 8वीं क्लास के बाद नवोदय में जाना चाहते हैं या नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। ये क्लास तीसरी, क्लास 3rd, 4th और 5th, और इधर से 6th, 7th और 8th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो तीसरी क्लास से अगर नवोदय के लिए तैयारी करेगा तो वह 100% नवोदय में पहुंच जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 2 साल की उसकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। 7वीं 8वीं और 6ठी 7वीं और 8वीं अगर ये भी इसके साथ तैयारी करने लग जाता है तो इनको टाइम मिल जाएगा और आसानी से वह नवोदय के टेस्ट को पास कर पाएंगे और 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। और भाई साहब, इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री, सिर्फ आपको वहाँ पर रहना है, नहाने के लिए साबुन, ढालने के लिए तेल और पढ़ाने के लिए टीचर। सब क्या कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। रहने के लिए रूम भी कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। आपको तो सिर्फ वहाँ पर जाना है और पूरी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, सरकार की है। आपको केवल यह करना है कि इस रुंडा मैथ क्लासेज को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है और जितने भी आपके पास मोबाइल है, चाहे आपके घर वालों के हो चाहे आपके रिश्तेदारों के हो, सभी के मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब का जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करें और यूट्यूब पर लाइव क्लासों के रूप में आपके सामने आए और टेस्ट जो सीरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं वो स्टार्ट कर सके। टेस्ट हम बिना लाइव कैसे कर पाएंगे, इसलिए आप सिर्फ इस चैनल को जल्दी से जल्दी ये 1000 सब्सक्राइब का जो अपना पहला लक्ष्य है इसको पूरा कीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए।